नमस्कार दोस्तों, एमपीएन अकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो along with its PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs Course in English. पहला प्रश्न है, भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA कौन नियुक्त किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार सूद। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के भौतिक विज्ञानी AK सूद को 3 साल की अवधि के लिए भारत सरकार के चौथे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया है। 2 अप्रैल को के विजय राघवन के सेवानिवृत्त होने के बाद से PSA का पद खाली पड़ा था। प्रोफेसर अजय कुमार सूद को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1999 से लेकर 2021 तक भारत सरकार के पहले PSA थे। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुमन बेरी। राजीव कुमार द्वारा इस्तीफा देने के बाद अर्थशास्त्री सुमन बेरी नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष बने हैं। सुमन बेरी को पहले नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य और बाद में उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने 1 मई को पदभार ग्रहण किया। 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया था। तब अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ध्यान में रखिएगा कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को कहां पर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भरूच, गुजरात में। ऊर्जा प्रवाह 22 अप्रैल को कोच्चि पहुंची और यह तटरक्षक जिला मुख्यालय 4 यानी माहे और केरल ऑपरेशन कमांड के अधीन होगी। ऊर्जा प्रवाह में 1.85 मीटर का ड्राफ्ट है और यह लगभग 37 मीटर लंबा है। इसे क्रमशः 10 टन, 50 टन और 40 टन की क्षमता सीमा के साथ कार्गो विमानन ईंधन, जहाज ईंधन और मीठे पानी के लिए डिजाइन किया गया है। यह नया जहाज तटरक्षक बल के जहाज़ों को रसद सहायता प्रदान करके भारतीय तटरक्षक बल के संचालन को बढ़ाने में मदद करेगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 44 अरब डॉलर। ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष ब्रेड टेलर ने कहा कि बोर्ड ने मूल्य निश्चितता और वित्त पोषण पर ध्यान देने हेतु एलन मस्क के प्रस्ताव का आकलन करने के लिए व्यापक प्रक्रिया का पालन किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित लेन देन से पर्याप्त नगद प्रीमियम मिलेगा और यह ट्विटर के शेयर धारकों के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। शेयर धारकों को उनके स्वामित्व वाले ट्विटर स्टॉक के प्रत्येक शेयर के लिए 54.20 US डॉलर नगद प्राप्त होंगे, जो एलन मस्क के मूल प्रस्ताव के अनुरूप है। ट्विटर के वर्तमान CEO पराग अग्रवाल ने कहा कि ट्विटर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित इस समझौते के अंतर्गत ट्विटर के शेयर सूची से हटा दिए जाएंगे और इसका निजीकरण कर दिया जाएगा, यानी शेयर मार्केट से ट्विटर डीलिस्ट हो जाएगी। दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को बनासकांठा जिले में सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। बनास डेयरी की स्थापना 1969 में हुई थी तथा यह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का एक प्रभाग है, जिसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय गुजरात सरकार के पास है। यह एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक संगठन है। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको MPN अकेडमी करंट अफेयर्स PDFs की आवश्यकता क्यों है। MPN अकेडमी PDFs ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें MPN अकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है MPN अकेडमी PDF से।
परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में बीपीएससी द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकेंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जाम 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है, एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.77%। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन अकेडमी में कहां से टैली हुआ है पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन अकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न का पता चलेगा, साथ ही साथ एमपीएन अकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप 1 साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्ज़ाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें, तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा, एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। इमैनुअल मैक्रो ने किसे हराकर फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मरीन ले पेन। मैक्रो की पार्टी का नाम है LREM। कई बार प्रश्न में पार्टी का नाम भी पूछ लिया जाता है। को दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। इन्होंने 58.2% मत प्राप्त करके राष्ट्रपति चुनाव में विजय प्राप्त की। इनकी प्रतिद्वंदी दक्षिणपंथी मरीन ले पेन, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल रैली। इन्हें 41.8% वोट मिले। 44 वर्षीय मैक्रो 20 वर्ष में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में फ्रांस आतंकवाद और कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर भारत का सबसे विश्वसनीय भागीदार बनकर उभरा है।
1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षण के भारत के फैसले का समर्थन करने वाले देशों में से फ्रांस एक था। दिल्ली सरकार द्वारा मालचा महल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस स्मारक का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। 1325 ईस्वी में तत्कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था तथा लंबे समय तक इसका उपयोग हंटिंग लॉज के रूप में किया गया। बाद में यह अवध के नवाब के वंशजों का निवास स्थल बन गया। अवध की बेगम विलायत महल के नाम पर इसे विलायत महल भी कहा जाने लगा था। फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह तुगलक वंश का तीसरा शासक था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वाड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी, और यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है और जिले में आने वाली कम से कम 4 परियोजनाओं में से एक होगी, जिसमें 1000 मेगावाट की पाकल दूल जल विद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की कीरू जल विद्युत परियोजना शामिल है। क्वार परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। चिनाब नदी, ध्यान में रखिएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय से निकलती है, जो 2 नदियों चंद्र और भागा के संगम से बनती है। यह सिंधु नदी में मिलने से पहले जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र, पंजाब, पाकिस्तान के मैदानी भागों से होकर बहती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सांबा। जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के सांबा जिले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं। 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के विशेष पंजीकरण अभियान के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई है। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का उपचार निःशुल्क कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख यानी वाइस चीफ किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोमशेखर राजू। लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया, जो नए थल सेना प्रमुख बने हैं। BS राजू थल सेना के 44वें उप प्रमुख बने हैं। यह एक दुर्लभ उदाहरण है जहां एक 3 स्टार सेना अधिकारी सेना कमांडर के रूप में कार्यकाल पूरा करने से पहले वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया गया। सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र सोमशेखर राजू को 15 दिसंबर को जाट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। सेवा में शानदार योगदान के लिए इन्हें उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। किसी मानव के अंदर पहली बार H3N8 बर्ड फ्लू का संक्रमण किस देश में पाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन में। चीन के हेनान प्रांत में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार इससे संक्रमण का लोगों में फैलने का जोखिम कम है। स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि H3N8 घोड़ों, कुत्तों और पक्षियों में पहले ही पाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि H3N8 के किसी इंसान के संक्रमित होने का यह पहला केस है। ये बीमारी आमतौर पर बीमार पक्षी के संपर्क में आने से फैलता है। किस नाम के विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का 119 साल की उम्र में निधन हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केन तनाका। केन तनाका का जन्म 2 जनवरी 1903 ईस्वी में जापान के दक्षिण पश्चिम फुकुओका क्षेत्र में हुआ था। इसी साल राइट ब्रदर्स ने पहली बार अपने बनाए विमान में उड़ान भरी थी तथा मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी थी। इनका निधन 19 अप्रैल को हो गया। यंग में ये ऐसा दिखती थी और पिछला बर्थडे इस प्रकार से इन्होंने मनाया था। इनके निधन के बाद अब फ्रांस की लुसीले रेंडोन विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गई हैं। 2022-23 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णन रामानुजन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णन रामानुजम को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इससे पहले कृष्णन संगठन के उपाध्यक्ष थे। इन्होंने भारत में एक्सेंचर की वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा एम मेनन का स्थान लिया है। मेनन 2021-22 में नेस्कॉम की चेयरपर्सन रही हैं।
नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2022-23 के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण दिया जा रहा है। इस योजना में ऋण देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की रकम रखी गई थी। ऋण की कुल राशि बढ़कर 8,100 करोड़ रुपए हो गई है। यह योजना ध्यान में रखिएगा जून 2020 ईस्वी में शुरू की गई थी। स्वदेशी नेविगेशन जो कि वायुयान संचालन से संबंधित है प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग करने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंडिगो। उड़ान में ATR 72 विमान का उपयोग किया गया और इसे 27 अप्रैल को सुबह राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतारा गया। इसमें GPS सहायता प्राप्त भू संवर्धित नेविगेशन गगन का उपयोग किया गया था, जिसे संयुक्त रूप से केंद्र सरकार द्वारा संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा विकसित किया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विश्व सैन्य खर्च 2021 में कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। जिन 5 देशों ने सैन्य पर सबसे ज़्यादा खर्च किया उसमें अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस सबसे आगे हैं। इस दौरान अमेरिका ने 801 बिलियन US डॉलर खर्च किए। अमेरिका के बाद चीन दुनिया में 293 बिलियन US डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत का सैन्य खर्च दुनिया में तीसरे स्थान पर है और कितना खर्च किया गया भारत द्वारा? 76.6 बिलियन US डॉलर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 किस शहर में आयोजित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में भुवनेश्वर में आयोजित किए गए थे। इस दौरान 3,182 खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। पंजाब 17 स्वर्ण पदक समेत 46 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा था पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में। सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंद्रे रुब्लेव। रूस के आंद्रे रुब्लेव ने बेलग्रेड में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया। रुब्लेव के लिए यह इस सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले इन्होंने मार्सोली और दुबई टेनिस टूर्नामेंट जीता था। इटली में एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेरस्टेपेन। ये नीदरलैंड के रेड बुल से संबंधित हैं। यह सऊदी अरब के बाद इस सीजन में वेरस्टेपेन की दूसरी जीत थी, जिसमें 2 रिटायरमेंट और उनके करियर की 22वीं जीत भी शामिल है। सर्जियो पेरेज दूसरे और लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे। हाल ही में चर्चा में रही रूस की मुद्रा का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूबल। न्यूज में क्यों है? रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद कर दी है। रूस ने यह कदम दोनों देशों द्वारा प्राकृतिक गैस के लिए रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के बाद उठाया। गैस आपूर्ति रोकने की घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस बयान के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गैर मित्र देशों को रूस की मुद्रा रूबल में गैस के लिए भुगतान करना ही होगा, लेकिन बुल्गारिया और पोलैंड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। निम्न में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। न्यूज में क्यों है? IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर 8.2% कर दिया गया। इसके बावजूद भारत विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसकी विकास दर चीन के 4.4% की तुलना में लगभग 2 गुनी है। IMF द्वारा वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 3.6% रहने का अनुमान लगाया गया है।
भारत अपने कुल आयात का सर्वाधिक पाम ऑयल किस देश से खरीदता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। न्यूज में क्यों है? इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है, वहीं इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत अपने कुल आयात का 70% पाम ऑयल इंडोनेशिया से ही खरीदता है, वहीं 30% मलेशिया से खरीदता है। मौजूदा वक्त में भारत करीब 90 लाख टन पाम तेल का आयात करता है। 2020-21 में भारत ने 83.1 लाख टन पाम तेल का आयात किया था। तो क्यों इंडोनेशिया द्वारा तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है? क्योंकि वहां तेल के दाम बढ़ने लग गए हैं। सोलोमन द्वीप ने हाल ही में किस देश के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। सोलोमन आइलैंड है कहाँ? ध्यान में देखिएगा, तो ये पैसिफिक ओशियन है और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तरी पूर्वी कोने पर यह एक द्वीपीय देश है। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मनसे सोगावरे ने कहा कि राष्ट्र में सुरक्षा चिंताओं को सुधारने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते की घोषणा के साथ इस समझौते के प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि चीन को इस दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में एक पैर जमाने में मदद करता है। इस समझौते का सबसे मुखर जो है सो वो ऑस्ट्रेलिया ही रहा था, क्योंकि 2017 से सोलोमन द्वीप समूह के साथ इसका पहले से ही एक सुरक्षा समझौता है और आप सभी जान रहे हैं कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध भी वर्तमान में अच्छे नहीं हैं। अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे अन्य देशों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। न्यूजीलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी कोने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम से बने कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल को असम के डिब्रूगढ़ में 6 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया और 7 नए अस्पतालों की आधारशिला रखी। डिब्रूगढ़ का यह केंद्र राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम असम कैंसर केयर फाउंडेशन द्वारा विकसित किए जा रहे 17 चिकित्सा केंद्रों में शामिल है। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य तय किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10,000। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,579 खंड में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के अंतर्गत देश के 739 जिले कवर किए गए हैं और पिछले महीने तक 8,610 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना से आम लोगों के लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में यह मेला 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित किया गया। एपीडा को निर्यात प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों जैसे फल, सब्जियां, मांस उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मादक व गैर मादक पेय आदि के साथ साथ चीनी आयात की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। रायसीना संवाद 25 से 27 अप्रैल तक 3 दिनों तक व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया। रायसीना डायलॉग 2022 का थीम क्या था? टेरा नोवा, इम्पेसेंड, इम्पेसियस, इम्पेरिल्ड। इसमें 6 विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। रायसीना संवाद एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 2016 में अपनी स्थापना के बाद सम्मेलन भारत के भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर प्रमुख सम्मेलन के रूप में उभरा है। सम्मेलन की मेजबानी भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक स्वतंत्र थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जाती है। किस देश की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्वेरा ब्रिटो का निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। एल्वेरो का बेंगलुरु में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एल्वेरा और इनकी 2 बहनें रीटा और माय महिला हॉकी में सक्रिय थी और 1960 और 1967 के बीच कर्नाटक के लिए खेली थीं। इस दौरान इन्होंने 3 बहनों के साथ 7 राष्ट्रीय खिताब जीते थे। एल्वेरा को 1965 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और यह ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान के खिलाफ भारत के लिए खेली थी।
उन्नत भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2014। इस योजना को 11 नवंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। उन्नत भारत अभियान के माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उन गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अभी तक पिछड़े हुए हैं। न्यूज में क्यों है? 25 अप्रैल को उन्नत भारत अभियान 2.0 ने 4 वर्ष पूरे कर लिए। वर्ष 2018 में उन्नत भारत अभियान 2.0 की शुरुआत की गई थी, को ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में आमूलचूल परिवर्तन के लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। IIT दिल्ली को उन्नत भारत अभियान योजना के लिए राष्ट्रीय समन्वयक संस्थान के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो का PDF और इस वीडियो का अंग्रेजी संस्करण और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। किस देश में नियोपे टर्मिनल्स पर भीम UPI शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात UAE। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने बताया कि भारतीय यात्री अब UAE की दुकानों पर UPI इस्तेमाल कर सकेंगे। NIPL और मशरेक बैंक की भुगतान सहायक कंपनी नियोपे ने पिछले साल UAE में एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पार्टनरशिप की थी। सिंगापुर और भूटान पहले से ही भारतीय UPI इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।